वंदे मातरम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे स्नातकोत्तर शिक्षा यानी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथ ही साथ सीबीएसई हिंदी के उन छात्रों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी है जिन्होंने हिंदी को एक विषय के रूप में लिया है 11वीं क्लास में। यह आरोह भाग 1 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नमक का दरोगा। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस पाठ में या इस कहानी में धन पर धर्म की जीत का सुंदर एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि किस की कठिनाइयाँ कितनी आए हमें। हम सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हमारे पास बहुत कठिनाइयाँ आती हैं हमारे सामने, लेकिन अगर हम उनका ईमानदारी से सामना करते हैं तो उसका फल मीठा ही होता है। अर्थात इसमें प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात कही गई है। यह कहानी 1914 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक अर्थात कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन काल रहा है वो 1880 से 1936 तक रहा है। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पहले ये उर्दू में नवाब राय नाम से कथाएं लिखते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1907 के आसपास इनका जो कहानी संग्रह था सोजे वतन वो जब्त कर लिया था। फिर उन्होंने अपना हिंदी में लेखन शुरू कर दिया और हिंदी में भी प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। अब इनका जन्म जो है, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। लम्ही वाराणसी जिले में स्थित है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हो गया था। ये प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1936 में। उसके बाद थोड़े समय में इनका अक्टूबर में निधन हो गया था। तो यहाँ पर प्रगतिवाद शुरू होता है साहित्य में, यहाँ पर प्रेमचंद जी का अंतिम समय है, ऐसा इसको रिलेट कर सकते हैं। इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अल्पायु में भी इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन अत्यधिक कष्ट में रहा। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे और बाद में ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। यानी सरकारी विभाग में भी रहे। कुछ दिन उन्होंने महोबा जिले में भी नौकरी की। असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखी। इतने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, कहानी लेखन भी किया। इनकी एक 2 बैलों की कथा है, उस पर हीरा और मोती नामक फिल्म बनी। इनका क्या मुंबई में ज़्यादा मन भी नहीं लगा, क्योंकि डायरेक्टर या निर्देशक चाहते थे कि उनके अनुसार वो कहानियां लिखें और प्रेमचंद जी अपने अनुसार लिखना चाहते थे। तो ये तो हो गया हमारा लेखक परिचय। साथ ही हम इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इनका कृतित्व तो क्या है। इनके उपन्यासकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं। वैसे ये सशक्त कहानीकार भी हैं प्रेमचंद जी अपने युग के। तो इनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, वो है मंगलसूत्र, जिसको कि उन्हीं के पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा करके प्रकाशित करवाया। यानी एंडिंग है जो उन्होंने अमृत राय जी ने अपने हिसाब से करी। इनकी पत्नी शिवरानी देवी जी हैं, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। याद रखिएगा, प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखी है। इनका सबसे जो थोड़ा सा विवादित उपन्यास था वो रंगभूमि था, और गोदान जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते हैं। गोदान में वो क्या हो जाता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आलोचनात्मक यथार्थवाद में बदल जाता है। याद रखिएगा। अब कहानियां तो उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 खंडों में विभक्त हैं। तो
इनका सोजे वतन 1908 इसलिए दिया है, 1908 में जब्त हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया इन्होंने। इनका साहित्य क्या है, प्रेमचंद जी का साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, है ना। ये गांधी जी से भी प्रभावित हुए, क्योंकि लगभग हिंदी में जो प्रेमचंद जी आते हैं 1914-15 के आसपास, और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की उदय भी लगभग 1916 में उन्होंने खेड़ा उद्योगी, फिर चंपारण, है ना, एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया उन्होंने 1921। तो ये भारतीय राजनीति जब उदय हो रहा था, तो फिर आगे आते आते गांधी जी से भी काफी प्रभावित हुए। वह अपने समय की, यानी प्रेमचंद अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत बारीकी से इन्होंने विश्लेषण किया है। और अगर आपको उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में जानना, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है, तो कहते हैं प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए। इन्होंने किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। इनकी विभिन्न कहानियों की विषय रहे हैं। गोदान में हम देखते हैं किसानों की दशा देखते हैं, ठाकुर के कुआं में वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश देखते हैं, और सामाजिक बंधनों में नारियों में इन्हें कायाकल्प लिखा, चाहे सेवा सदन लिखा है, इससे आप स्पष्ट जान सकते हैं। अब इनकी जो पहली कहानी थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये इनकी पहली कहानी मानी जाती प्रेमचंद जी की। और बहुत सी कहानियां हैं, पर मैं यहाँ प्रमुख कहानियां दे रहा हूँ। दो बैलों की कथा, ईदगाह, आप लोगों ने हामिद का चिमटा नाम से भी कभी पढ़ी होगी, सुनी होगी, पंच परमेश्वर, ना, जुम्मन शेख इनके पात्र थे। दो सखियां, नमक का दरोगा, जिसका भी अभी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, शराब की दुकान, क्रिकेट मैच, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, एक्ट्रेस, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन इत्यादि। अब कहानी के पात्र हम समझे। नमक के दरोगा में मुख्यतः कितने पात्र हैं? मुख्यतः नमक के दरोगा में 3 पात्र हमें मिलते हैं। मुंशी बंसीधर, जो इसके प्रमुख पात्र कह सकते हैं आप। मुंशी बंसीधर के पिता, जिन्हें वृद्ध मुंशी कहा गया है कहानी में, और पंडित अलोपी दीन। अलोपी दीन जो है वो जमींदार है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और इनके पास धन की कमी नहीं है। आइए पाठ की ओर चलते हैं, पाठ का सारांश देखते हैं थोड़ा इसमें। पाठ में बंसीधर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। इनके पिता बहुत चिंतित थे कि इनकी नौकरी कब लगेगी। जैसे कि आजकल माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बेटे की पढ़ाई पूरी होगी, लेकिन नौकरी कब लगेगी। तो वृद्ध मुंशीधर, उनके पुत्र बंसीधर, जो कि बाद में नमक का दरोगा बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे हम कहानी में जानेंगे, उनको लेकर चिंतित थे। अच्छा, उनकी चिंता यह भी थी कि उन वृद्ध मुंशी पर कर्ज का भारी बोझ था, घर कैसे चले। फिर उनकी बेटियों का विवाह भी करना था, यानी मुंशीधर की बहनों की शादी होनी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि बेटियां घास फूस की तरह कब बढ़ जाती हैं पता नहीं चलता है, वृद्ध मुंशीधर जी। तो वृद्ध मुंशी जी इनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, और बंसीधर ने तो एमए किया था, जिसमें लैला मजनू, हीर रांझा ऐसे प्रेम प्रसंग पढ़कर ये अभी आए हुए थे। लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा था वृद्ध मुंशी जी को। अब उसी समय क्या हुआ था कि उस समय नमक विभाग में, यानी सरकार में, अंग्रेजों का शासन काल था। तो एक विभाग की स्थापना हुई थी, एक नया डिपार्टमेंट खुला था जो नमक का विभाग कहलाता था। इस नमक के विभाग की क्या विशेषता थी? इस नमक के विभाग की विशेषता थी कि इसमें दरोगा यानी इंस्पेक्टर बनने के लिए वकील तक लालायत रहते थे, यानी सभी सोचते थे कि मेरी नौकरी इस विभाग में लग जाए। उसका कारण क्या था? क्योंकि इसमें ऊपरी इनकम यानी रिश्वतखोरी बहुत होती थी, ऊपरी इनकम बहुत होती थी। तो जब बंसीधर की जो है इसमें नौकरी लग जाती है, बंसीधर तलाश कर ही रहे थे नौकरी भी, और जब तलाश में जा रहे थे तब उन्होंने समझाइश दी थी बंसीधर के पिता कौन? वृद्ध मुंशी ने। ये बात थोड़ी समझने लायक है। उन्होंने क्या कहा? वे कहते हैं कि नौकरी की तलाश जा रहे हो, मैं तो कगारे पर का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी अब तुम ही संभालो, अब तुम बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब घर के मुखिया तुम ही हो और इसकी जवाबदारी समझो। और क्या समझाइश देते हैं बंसीधर के पिता वृद्ध मुंशी? कहते हैं नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है,
निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो। तो इन्होंने क्या कहा, पीर की मजार कह दिया, और वेतन यानी सैलरी को क्या कहा, पूर्णमासी का चांद। पूर्णमासी का चांद क्या है कि घटते घटते क्या हो जाता है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी सैलरी एक बार मिलती है, धीरे धीरे खर्च हो जाती है। लेकिन जो ऊपरी इनकम है, इनके पिता समझा रहे हैं कि जो ऊपरी इनकम है यानी ऊपरी आय, वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन ऊपरी आय ईश्वर देता है, भगवान देता है, इसलिए उससे तरक्की होती है। ऐसे किसके विचार हैं ये विचार हैं बंसीधर के पिता वृद्धमुंशीधर की। अब बंसीधर की नौकरी लग जाती है, एक अच्छे मुहूर्त से चले थे और उन्हें डायरेक्ट वो उसी विभाग में नौकरी मिल जाती है जिसके लिए बड़े से बड़े वकील भी लालायत रहते थे इस पोस्ट के लिए। इंस्पेक्टर, दरोगा यानी होता है इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई उनको। अच्छा, इंस्पेक्टर के पास बहुत पावर रहते हैं चौकी में। और नमक क्यों यहां इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए नमक की क्या होती थी, तस्करी होती है। अब थोड़ा सा मैं तस्करी के बारे में बता दूं। क्या होता है, सरकार जब किसी चीज पर टैक्स लगाती है, अंग्रेजों ने उस समय नमक जैसी जरूरी चीज पर टैक्स लगा दिया था, कर लेते थे। तो क्या होता है, जब किसी चीज पर टैक्स लगाया जाता है तो उसकी टैक्स चोरी बचाने के लिए लोग उसके क्या करते हैं, उसको सरकारी निगाह से बचाने के लिए उसकी तस्करी करते हैं, यानी अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में ये नमक है 60 रुपए 70 रुपए किलो है, तो अपने यहाँ से जो इंडिया से बॉर्डर से नमक की तस्करी होती है क्योंकि अपने यहाँ सस्ता है, तो वहां अगर लीगल तरीके से कोई ले जाए तो उस पर टैक्स लग के बांग्लादेश में वो महंगा ही मिलेगा, भले ही नमक यहाँ से जाएगा हमारे यहाँ से, लेकिन वहां पर जो अवैध तरीके से जाएगा उस पर टैक्स नहीं दिया है तो सस्ता मिलेगा। ऐसे आप समझ सकते हो। तब इनको नियुक्ति मिल गई, लेकिन जो बंसीधर के पिता थे वो तो कह रहे थे ऐसी पोस्ट देखना जिससे ऊपरी इनकम हो, है ना, ये सैलरी से कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बंसीधर थे, जो अभी अभी पढ़कर आए थे, ये बहुत ईमानदार थे अपने काम में, बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, यानी काम मतलब काम और नियम मतलब नियम से चलते थे। और इन्होंने अपनी कार्य कुशलता इस बात से प्रदर्शित कर दी कि इन्होंने 6 महीने में ही अपने विभाग में अच्छी पैठ जमा ली और ये उनके अफसरों के चहेते बन गए, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ तो होती है। एक दिन क्या होता है, जो इनकी मुख्य घटना है, जाड़े के दिन थे और रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार सब नशे में धुत थे, पर मुंशी जो बंसीधर थे वो क्या है, लेटे हुए थे और लगभग उनको नींद आने ही वाली थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देने लगा। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जा रही हैं, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, ऐसा उन्होंने सोचा। उनकी चौकी यमुना नदी के किनारे थी और उनके पास एक घोड़ा भी दिया हुआ था। दरोगा था, पहले जीप या गाड़ी तो नहीं मिलती थी, घोड़ा मिल गया, बहुत बड़ी बात है। अब क्या होता है, वो निकल पड़ते हैं, बैलगाड़ियों की आवाज की शंका होती है, गड़गड़ाहट होती है, जो मैंने आपको बताया है ना। तो वो क्या होते हैं, उसके पास चले जाते हैं कि ये बैलगाड़ियां कहाँ से निकल रही हैं। बैलगाड़ियों की हट पास में देखते हैं, नदी निकलती है, नदी के पास या नदी पार कर रही होती हैं बैलगाड़ियां। और नदी कौन सी होती है, नदी का नाम है यमुना नदी, याद रखिएगा। अब उन्होंने अपनी वर्दी वगैरह पहनी, तमंचा रखा, घोड़े पर सवार होकर पहुंच गए, बैलगाड़ी के पास टिका लिया। और क्या होता है, गाड़ी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, क्या है इन गाड़ियों में, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन दरोगा जी गए, एक बैलगाड़ी की में जो बोरे रखे हुए तो उस पर टटोला उन्होंने, उन्हें शक हो गया कि तो नमक है, मतलब तस्करी हो रही, कुछ गड़बड़ है। फिर बंसीधर ने पूछा गाड़ियां कहां जाएंगी, पहले तो किसी ने बोला नहीं, फिर उत्तर मिला कानपुर। अब दरोगा जी संदेह से भर गए, है ना। अब जैसे उन्हें पता चला कि ये नमक है तो पूरा खेल समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मतलब ये तस्करी हो रही नमक की।
नमक की तस्करी हो रही है। तब ये माल किसका है, पर कोई बताने को तैयार नहीं कि कौन तस्करी है। माल तो कि बैलगाड़ियों वालों का तो है नहीं, किसी न किसी पावरफुल प्रभावपूर्ण व्यक्ति का हाथ है इस पर। तो ये जो माल था, नमक की बोरियां थी, वो सबसे रईस जमींदार जिनकी पूरे इलाके में इज्जत, पंडित अलोपीदीन की थी। फिर वो धीरे से आए अपने रथ से उड़कर, फिर इनमें वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप में डिसाइड मतलब हटने को तैयार नहीं थे, और जो इंस्पेक्टर या दरोगा बंसीधर है उसको लालच देने लगते हैं। पंडित अलोपीदीन को धन पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि हर कहीं पैसा चलता है और पैसे से मैं कुछ भी करा लूंगा। थे भी जमींदार, जितने भी आसपास के लोग थे किसी न किसी रूप में इनके कर्जदार थे, तो इनकी इज्जत भी थी। सब पैसा है जिसके पास, उसके पास इज्जत है, ये दिखाया है प्रेमचंद जी ने इसमें। फिर पंडित अलोपीदीन दरोगा जी के पास आते, वंशीधर के पास, कहते हैं बाबूजी आशीर्वाद, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हम तो खुद आपकी सेवा में हाजिर होने वाले थे, यहां से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब इनडायरेक्टली अलोपीदीन कह रहे हैं कि हम आपके पास आ जाते, हम यहां से निकले और चढ़ावा ना चढ़ा, यानी रिश्वत ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन पंडित अलोपीदीन दरोगा वंशीधर को क्या गलत समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था धन पे दरोगा जी मान जाएंगे जैसा अभी तक होता है, लेकिन उन्हें इनके बारे में पता नहीं था कि कितने ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं अपने काम में। लालच देना शुरू किया, 1000, 2000, 3000, पर दरोगा वंशीधर ने साफ मना कर दिया अलोपीदीन को कि 1000 क्या 1 लाख भी नहीं चलेगा। फिर भी काफी कोशिश की पंडित अलोपीदीन ने कि 2000 ले लो, 10,000 ले लो, 15,000, 20,000, 40,000, बिल्कुल नहीं माने और नाराज हो गए दरोगा वंशीधर। कहने लगे सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इनको, पर कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सिपाही भी जानते थे कि अलोपीदीन बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, उसको हथकड़ी कैसे लगा दे। फिर उन्होंने, अलोपीदीन ने पुनः रिक्वेस्ट की तो 40,000 ले लीजिए। बोले 40,000 क्या 40 लाख भी नहीं। फिर क्या था, इतना गर्म माहौल हो गया। फिर अलोपीदीन ने कहा इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, फिर आपको जो करना है कर लीजिए। प्रेमचंद जी ने यहां पर लिखा है, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, लेकिन क्या है गुस्सा बराबर बना रहा। जो दरोगा वंशीधर थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं किसी बात पर मानने वाला नहीं हूं, और जोर से अपने सिपाही को आवाज लगाई, बदलू सिंह गिरफ्तार कर लो इन्हें। और जैसे ही बदलू सिंह की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर बदलू सिंह हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा, तो वैसे ही अलोपीदीन मूर्छित हो गए और इन्हें क्या करा, पकड़ के ले जाया गया। अब ले जाने के बाद क्या हुआ, कोर्ट में पेश किया गया। ठीक है, अब जब किसी को गिरफ्तार किया जाए तो कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो इतने इज्जतदार सब कानाफूसी करने लगे कि इतने इज्जतदार अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जानते सब थे कि गलत काम करते हैं अलोपीदीन। लेकिन सवाल ये था, लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने पावरफुल होने के बाद कानून की चुंगल में कैसे फंस गए। अब यहां बंशीधर को अदालत का जलवा देखने का मिला, न्याय का क्षेत्र था। अब बहस शुरू हुई, वकीलों की फौज तैयार हो गई, सारे गवाह डमाडोल हो गए, बाजी पलट गई। चपरासी से लेकर जज तक सभी धन के गुलाम थे। वकीलों ने अपना कमाल दिखाया और पंडित अलोपीदीन बाजिद बरी कर दिए गए। बंशीधर को ईमानदारी का फल मिला कि उन्हें आइंदा किसी भले आदमी को इस तरह परेशान न करने की चेतावनी दी, और कुछ समय बाद मुअत्तली का आदेश भी मिल गया। मुअत्तली यानी सस्पेंशन, निलंबन हो गया, सस्पेंड कर दिया गया 1 हफ्ते बाद। जैसे ही दरोगा बंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी को ये बात पता चली, उन्होंने सिर पीट लिया कि गया बच्चा तो इतना ईमानदार बन रहा था, मैं कर्ज में था, कर्ज में ही रहूंगा क्या। ये सब, उनकी पत्नी भी नाराज हो गई इंस्पेक्टर दरोगा की, कई दिन बात नहीं करी उनने। यानी ईमानदारी का फल ये मिला कि दरोगा वंशीधर ने, मुंशी वंशीधर ने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब क्या होता है, 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन शाम को
पंडित अलोपीदीन का सजा हुआ रथ दरोगा वंशीधर के आगे, क्योंकि सस्पेंड चल रहे थे, घर पे ही थे, उनके घर के आगे रुका, लठवट लेके आया उनके साथ ही। दरोगा वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी डर गए कि क्या बात है, बदला लेने आए हैं क्या। तो उन्होंने आवभगत करी, लल्लो चप्पू करी दरोगा वंशीधर के पिता ने, पर इंस्पेक्टर वंशीधर ने कुछ नहीं। अब वो इंस्पेक्टर जो वंशीधर थे, दरोगा वंशीधर, उन्होंने तो स्वागत किया, क्योंकि घर में कोई आएगा तो स्वागत तो करना पड़ेगा। अलोपीदीन ने कहा कि नदी किनारे आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज स्वीकार करना पड़ेगी। कुछ एक प्रपोजल लेकर आए थे पंडित अलोपीदीन। किसका लेकर आए थे पंडित अलोपीदीन? यह लेकर आए थे एक प्रस्ताव इंस्पेक्टर दरोगा के लिए, और यह कह दिया अलोपीदीन ने वंशीधर से कि उस दिन आपने, यानी जब मेरा माल पकड़ा था, नमक की बोरियां यमुना नदी के किनारे, तब आपने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको स्वीकार करना पड़ेगी। पंडित अलोपीदीन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। इसमें लिखा था कि अलोपीदीन यानी पंडित अलोपीदीन की पूरी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके स्थायी मैनेजर नियुक्त किया जाता है। किसको? दरोगा वंशीधर को। और उनको 6000 सालाना सैलरी मिलेगी, उसके साथ घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब फ्री। इतना बड़ा प्रस्ताव दे दिया, मैनेजर बना दिया। अब बंशीधर ने जैसे ये ऑफर सुना, बंशीधर ने कहा मैं इस लायक नहीं हूं। अलोपीदीन ने कहा कोई बात नहीं, मुझे इस समय ऐसे अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है, ज्यादा लायक व्यक्ति की जरूरत है नहीं। ईश्वर आपको, लेकिन शर्त है ईश्वर आपको वही नदी किनारे वाला कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अंत में बंशीधर ने कांपते हाथों से उस पर साइन कर दिए, सिग्नेचर हो गए, और अलोपीदीन प्रसन्न होकर दोनों गले लग गए। अलोपीदीन और दरोगा वंशीधर दोनों गले मिल गए। ये कहानी अंतिम पड़ाव लेती है, इसी को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा गया है, हैप्पी एंडिंग। ले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नमक का दरोगा के लेखक कौन है? ये रहे आपके विकल्प। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। जी हाँ, धनपत राय श्रीवास्तव नमक का दरोगा के लेखक हैं, क्योंकि मैंने इनका नाम प्रेमचंद नहीं लिखा है इसमें। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा किस विधा की रचना है? निश्चित रूप से निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। यह एक कहानी है, यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है, कहानी है। नमक के दरोगा से 1 मील दूर, नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो यमुना नदी है, जमुना नदी बहती थी। अगला प्रश्न है, चोरी छिपे लोग किसका व्यापार करते थे? चावल, तेल, नमक, चीनी। तो निश्चित रूप से नमक का व्यापार करते थे, नमक पर टैक्स लगता था। पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? बीरगंज, दातागंज, नूरगंज। कहाँ के जमींदार थे? ये दातागंज के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन को अखंड विश्वास किस पर था? स्वयं पर, न्याय पर, लक्ष्मी पर या दुनिया पर? लक्ष्मी पर इन्हें अखंड विश्वास था अलोपीदीन को। अगला प्रश्न है, जहां पक्षपात हो वहां किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला? तो धर्म ने धन को, पैसों को अपने पैरों तले कुचल डाला। किस संदर्भ में की गई है? जब पंडित अलोपीदीन दरोगा को नदी किनारे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नमक विभाग में दरोगा पद के लिए कौन कौन ललचाते थे? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक। वकील तक ललचाते थे, ऐसा लिखा है। न्याय की अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? गालियों की बौछार पड़ी, गोलियों की, व्यंग्य बाणों की, पत्थरों की। तो तीसरा विकल्प सही है, व्यंग्य बाणों की बौछार होने लगी, क्योंकि क्या हुआ था? पंडित अलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए थे। वंशीधर ने किसको गिरफ्तार किया? निश्चित रूप से दातागंज के जमींदार पंडित अलोपीदीन को। वंशीधर के पिताजी ने ऊपरी आय को क्या किसकी संज्ञा दी? बहता हुआ स्रोत, पीर की मजार, पूर्णमासी का चांद, खिलौना। तो बहता हुआ स्रोत, ऊपरी आय की संज्ञा दी है। नमक के दरोगा में बूढ़े मुंशीधर ने पीर की मजार किसे कहा है? ऊपरी आय को, मासिक वेतन को, दरगाह के ओहदे को यानी पोस्ट को, पद को उन्होंने क्या कहा है? पीर की मजार। मुंशी वंशीधर ने नमक की चोरी के अपराध में पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया। अदालत ने किसे दोषी ठहराया? मुंशी वंशीधर को, दरोगा वंशीधर को अदालत ने दोषी ठहराया, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया नमक विभाग से। अगला प्रश्न, पंडित अलोपीदीन वंशीधर को कितनी तनख्वाह देने वाले थे? मैनेजर के बाद 6000 रुपए वार्षिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? वंशीधर की ईमानदारी पर? नहीं। न्यायाधीश के न्याय पर? नहीं। पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर आश्चर्य होता कि इतना धनदान और चालाक व्यक्ति कैसे ये कानून की चंगुल में फंस गया। अगला प्रश्न,
ईमानदारी, शिक्षित, ईमानदार, शिक्षित, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण कौन है? पंडित अलोपीदीन, वृद्ध मुंशी, वकील, मुंशी बंसीधर। तो मुंशी बंसीधर। पंडित अलोपीदीन बंसीधर के लिए क्या प्रस्ताव लेकर आए थे? इंजीनियर, जमींदार, मैनेजर है चपरासी? तो मैनेजर बनाने के लिए आए थे, मैनेजर का प्रस्ताव लेकर आए थे। अंतिम प्रश्न है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद निम्न में से किस रचनाकार की विशेषता है? तो मैं इसी की चर्चा कर रहा था, प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रवर्तक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।